तो चलिए देखिए, मेंडल के नियमों का वर्णन या इसी को मेंडल के आनुवांशिकता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल के आनुवांशिकी के 3 नियम हैं। पहला, प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का भी नियम कहा जाता है। दूसरा, पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं। तो इन तीनों मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनडोमिनेंस कहा जाता है। तो चलिए मेंडल के नियम को सरल भाषा में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका और डिटेल समझेंगे। तो क्या है मेंडल का जो प्रथम नियम है, वह है प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनडोमिनेंस। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानी पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। और प्रभावी लक्षणों का दिखाई देना मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। देखिए दिया है, जब विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधों के जो लक्षण हैं वो अपोजिट हों, विपरीत लक्षण के हों। विपरीत लक्षण का मतलब यहाँ ये है, मटर के एक लंबे पौधे और दूसरा मटर का एक बौना पौधा हो। तो ऐसे में जो लंबा पौधा है वो शुद्ध लंबे में हो, और जो बौना पौधा हो वो शुद्ध बौना पौधा हो। तो इन्हीं शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो इन दोनों के क्रॉस रिप्रोडक्शन से जो प्रथम संतानी पौधे होते हैं F1 पीढ़ी में, जो प्रथम संतानी जिसे F1 पीढ़ी कहा जाता है, इस F1 पीढ़ी में जो प्रथम संतान होती है, उन प्रथम संतान में इनमें से शुद्ध लक्षण, शुद्ध लंबे का लक्षण अथवा शुद्ध बौने के लक्षण में से जो लक्षण जो है क्या होता है, दिखाई देता है, उसी लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और उस संतति में जो लक्षण नहीं दिखाई देता है, चाहे लंबे का हो चाहे बौने का, जिसका लक्षण नहीं दिखाई देता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? जो लक्षण दिखाई देता है वह प्रभावी लक्षण, और इन प्रभावी लक्षणों का दिखाई देना मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसके अतिरिक्त इन शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण के फलस्वरूप जो प्रथम संतानी पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में जो प्रथम पौधे होते हैं, इन पौधों में इन दोनों में से जिसका लक्षण शुद्ध लंबे में से और शुद्ध बौने में से जिसका लक्षण दिखाई नहीं देता है, ऐसे लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। और यह नियम मेंडल का अप्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो दिया है, दोनों लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षणों का दिखाई देने के कारण, कहने का मतलब प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात एक ही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रभावी लक्षण है। तो एक ही लक्षण के दिखाई देने के कारण अथवा एक ही प्रभावी लक्षण का दिखाई देने के कारण इस नियम को एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक पृथक होना।
जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1, अभी आप इसके पहले देखे थे प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में। अभी हम पूरा तालिका बना के, पूरा ग्राफ बना के इसको समझाएंगे। तो उसमें क्या मिला था कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में क्या मिला था कि जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है। तो विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाए तो द्वितीय संतानी पीढ़ी जो F2 है, F2 बनेगी, उनके सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। मतलब कि दूसरी पीढ़ी के पौधों में विपरीत गुणों का बराबर मात्रा में पृथक्करण होता है। इसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन का पाया जाना विषम युग्मजी कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ परिभाषा देखिए इसकी, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी अभी बताया गया आपको कि विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन का मौजूद होना विषम युग्मजी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी अर्थात जो F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में जो सभी संकर लंबे पौधे मिले थे, इन्हीं संकर लंबे पौधे का दूसरे संकर लंबे पौधे के साथ जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है तो इनके संकरण प्रयोग से दूसरी संतानी जो F2 पीढ़ी मिलेगी, इनके F2 पीढ़ी में सदस्यों के परस्पर, इनके जो सदस्य मिलेंगे, इनके सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसके पहले मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता नियम में जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो सभी संकर लंबे पौधे थे। तो मेंडल दूसरी पीढ़ी के लिए इन्हीं संकर लंबे पौधे का इसी एक ही लक्षण वाले अर्थात पीले बीज पत्र वाले गोल बीज का उसी दूसरे संकर लंबे पौधे के साथ संकरण प्रयोग कराए। को दूसरी पीढ़ी में पौधों के जो विपरीत गुणों के लक्षण थे, जो विपरीत गुणों का लक्षण है, वह बराबर अनुपात में, बराबर मात्रा में पृथक हो जाता है। तो F2 अर्थात दूसरी पीढ़ी में मिलने वाले सभी संतति पौधों में विपरीत गुणों का जो लक्षण होता है वह एक निश्चित अनुपात में, एक बराबर अनुपात में पृथक हो जाता है। तो F2 पीढ़ी में उन संतति पौधों में विपरीत लक्षणों का बराबर अथवा निश्चित अनुपात में पृथक होना ही पृथक्करण का नियम कहलाता है अथवा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। आगे स्वतंत्र विभजन का नियम देखिए, उसके बाद हम पूरा ग्राफ बना करके, पूरा तालिका बना करके इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो देखिए स्वतंत्र विभजन का नियम। स्वतंत्र विभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखें, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण व चयन स्वतंत्र होता है, जिससे स्वतंत्र विभजन का नियम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दो या दो से अधिक कारक हों, कहने का मतलब है कि जिनके बीच संकरण कराया जाए वहां पर कारक युग्म जो है दो अथवा दो से अधिक हो, और जो गुण अभी आप प्रभाविता तथा प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में देखे थे कि वहां पर जो है एक ही गुण वाले पौधे थे, अर्थात दोनों, चाहे वह शुद्ध लंबा पौधा रहा हो चाहे शुद्ध बौना पौधा रहा हो, पौधे जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से थे। और
पृथक्करण में जो था, पृथक्करण का जो नियम था, उसमें पहली पीढ़ी में जो विषम युग्मजीव मिले थे, अर्थात उस शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण प्रयोग से जो पहली पीढ़ी में संकर लंबे मिले थे, जिसे विषम युग्मजीव कहा गया, इसी विषम युग्मजीव का जब दूसरे विषम युग्मजीव के साथ संकरण प्रयोग कराया गया, तो यहाँ भी दोनों विषम युग्मजीव हैं, एक गुण है। अब लेकिन यहाँ पर जब स्वतंत्र विवहन के नियम को समझते हैं हम आप, तो यहाँ पर जो है इनके गुण जो होते हैं अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है, कहने का मतलब यह है मेंडल अपनी प्रयोगशाला में पीले बीज पत्र वाले गोल बीज तथा हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के साथ पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के पौधों के बीच संकरण प्रयोग कराया। तो यहाँ पर देखा गया कि एक जो है पीले बीज पत्र वाला गोल बीज से है और दूसरा जो है हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज से है। तो यहाँ पर जो गुण मिला है इनका, ये जो है दो गुण में आ जाते हैं, दो अलग अलग गुण हो गए हैं। तो इससे जब इनका जो है संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में इन कारकों का पृथक्करण व चयन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अपने आप जो है अलग हो जाते हैं, जिससे स्वतंत्र विवहन का नियम कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र विवहन नियम के अंतर्गत जब दो विपरीत लक्षणों या प्रभावों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, तो एक लक्षणों की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इस नियम की व्याख्या मेंडल के संकर क्रॉस से की जा सकती है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानी पीढ़ी अर्थात F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस संकर संतानी पीढ़ी अर्थात F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानी पीढ़ी अर्थात F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। पहले वाले पीले गोल, दूसरे वाले हरे गोल, तीसरे वाले पीले झुर्रीदार और चौथे वाले हरे झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। तो पीले व गोल में प्रभावी थे 9 बीज जो उत्पन्न हुए। फिर हरे व गोल जिसमें पहला प्रभावी व दूसरा अप्रभावी था, ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पीले झुर्रीदार में पहला अप्रभावी तथा दूसरा प्रभावी हुआ, ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही जो हरे झुर्रीदार उत्पन्न हुए, इनमें दोनों ही अप्रभावी उत्पन्न हुए जो 1 थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ गोल आकार और पीला रंग वाले थे तथा झुर्रीदार आकार और हरे रंग वाले थे, वे संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों की पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और इस लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो F2 पीढ़ी में बीज का आकार व रंग का अनुपात 9:3:3:3:1 का होता है। तो इस प्रकार ये हुआ स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। तो चलिए मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, जिसमें आपको प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम मिला, पृथक्करण का नियम मिला, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम मिला। इस नियम को इस आरेख के द्वारा समझें तो नियम अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, सुगमता पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हम देखें, शुद्ध लंबे के लिए मेंडल संकेताक्षर के रूप में कैपिटल टीटी और शुद्ध बौने के लिए जो है स्मॉल टीटी जैसे संकेताक्षरों का प्रयोग किए थे। तो शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी,
कैपिटल टीटी और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टीटी। ये जीन रूप में है। जीन रूप का मतलब होता है भाई जीन जोड़े में होते हैं, तो जीन सदैव जोड़े में होते हैं, तो शुद्ध लंबे में कैपिटल टीटी नाम का और जो है शुद्ध बौने में स्मॉल टीटी से। लेकिन जब इनके बीच संकरण प्रयोग कराया जाता है तो संकरण प्रयोग में भाई कोशिकाएं टूटेंगी, अलग होगी। तो जब कोशिका अलग होगी अर्थात जीन जोड़े से जो है अर्थात जीन जोड़े से अलग होते हैं। जब जीन जोड़े से अलग होंगे तो इससे कैपिटल टी मिलेगा और इससे स्मॉल टी मिल जाता है, जिसे जो दिखाई देता है तो युग्मकों में दिखाई देता है वो दृश्य रूप कहलाता है। तो अब एक चीज और यहाँ पर है कि मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में F1 पीढ़ी के लिए एक ही गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए थे। तो उसमें इन्होंने क्या किया, चाहे वह शुद्ध लंबा पौधा हो चाहे शुद्ध बौने पौधे हों, तो इसके लिए उन्होंने मटर के पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के पौधे को ही चुना। मटर के पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से बने शुद्ध लंबे पौधे और उसी मटर के पीले बीज पत्र के गोल बीज से बनने वाले जो बौने किस्म के बौने पौधे थे, उन पौधों के बीच जब संकरण प्रयोग कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो इनको F1 पीढ़ी में संतत पौधे प्राप्त होते हैं। उन संततियों में इस कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के लक्षण आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये संतति मिला है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो ये संतति मिला है, जो इन शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे से जो संतति प्राप्त हुआ है, इस संतति के गुणसूत्र में दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों, दो अलग अलग लक्षणों वाले जीन आए हैं। कहने का मतलब जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण प्रयोग कराया गया तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई, जो संतानें मिली, उस संतान में क्या हुआ है, इस लंबे पौधे का भी के लक्षण के जीन्स और इस बौने पौधे के लक्षण के जीन्स उपस्थित हैं। और इस प्रकार जब एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लक्षणों वाले जीन्स पाए जाते हैं तो यह विषम युग्मजी कहलाता है, अर्थात विषम युग्मजी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि इनको संकर लंबा कहा जाता है। संकर लंबा का मतलब, संकर का मतलब होता है कि दो भिन्न लक्षणों वाले जीन जिस पे उपस्थित होते हैं संकर कहलाते हैं अथवा विषम युग्मजी कहलाते हैं। अब इनको लंबा इसलिए कहा गया कि ये जो शुद्ध लंबे पौधे का जीन्स है इस संतति में, इस विषम युग्मजी में प्रभावी है। प्रभावी होने के कारण ये जो पौधा है, जो संतति पौधा है, ये जो है लंबे पौधे के बराबर है, लंबाई में इसके बराबर है। और इसमें बौने का भी जीन्स आया है लेकिन वह अप्रभावी होने के कारण दिखाई नहीं देता है। इसका रेशियो, इसका अनुपात देखें तो 9:1 मिलता है। कहने का मतलब है कि 9 के अनुपात में 90% में जो है लंबे का लक्षण है इसमें, और ये जो है 10% में जो है बौने का लक्षण है, दिखाई नहीं देता है। तो F1 पीढ़ी में इस प्रकार हम कह पाएंगे कि F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी संतति, F1 पीढ़ी में मिलने वाले जो विषम युग्मजी संतति हैं, जो सभी संकर संतति हैं, इन संकर संततियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण जो है उस लक्षण में का मतलब है शुद्ध लंबे अथवा शुद्ध बौने में से जिसका लक्षण जो है दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और यह लक्षणों के दिखाई देने का यह नियम मेंडल की प्रभाविता का नियम कहलाता है। और इसी F1 पीढ़ी में जो लक्षण इस संतत कोशिका में नहीं दिखाई देते हैं, इस संकर संतत में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण, और यह नियम मेंडल की अप्रभाविता का नियम कहलाता है। इस प्रकार
मेंडल के द्वारा किए गए आनुवांशिकता प्रयोग में जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ संकरण प्रयोग कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी संकर लंबे पौधे में जिसका लक्षण जो है प्रभावी होता है, अर्थात जब लंबे का लक्षण प्रभावी होता है जो दिखाई देता है वह लक्षण प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है अर्थात बौने का लक्षण जो दिखाई नहीं देता है वह लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और यह नियम मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम कहलाता है। तो यह बात समझ में आ गई। आगे देखें पृथक्करण का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम। वैसे आपको बताएं मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में 3 नियम दिए थे, एक प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो ये दूसरा हमारा जो है पृथक्करण का नियम है। नियम को समझने के लिए F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे थे, F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, इस शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण प्रयोग से जो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे हुए, इन्हीं संकर लंबे पौधे का जब दूसरे इसी के सापेक्ष इसी के समान जब दूसरे संकर लंबे पौधे के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में वे सभी लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं जो F1 पीढ़ी में क्या थे, गायब थे। तो इस प्रकार F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संकर लंबे पौधे थे, इन्हीं संकर लंबे पौधे अर्थात इसी विषम युग्मजी का जब इसी विषम युग्मजी के साथ संकरण प्रयोग कराया जाता है, पीढ़ी में जितने सदस्य मिलते हैं ये सभी सदस्यों के लक्षणों का एक निश्चित विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध लंबे का लक्षण और शुद्ध बौने का लक्षण अलग अलग हैं और यहाँ पर जो संकर लंबे थे एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो शुद्ध लंबा जो है 1 रेशियो में है और संकर जो 2 रेशियो में है और शुद्ध जो बौने हैं वह 1 रेशियो में है। इस प्रकार 25% शुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बौने तथा 50% में विषम युग्मजी अर्थात संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जो F2 पीढ़ी में हैं। अब इसी चीज को अब यहाँ पर देखें तो मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम जो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलती है F1 पीढ़ी तक, और दूसरा पृथक्करण का नियम जो आपको यहाँ तक F2 पीढ़ी तक मिलती है। यहाँ तक जो है एक गुण संकरण प्रयोग कहलाता है जिसमें मेंडल जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के पौधों का संकरण कराए, जिसमें शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे लिए गए थे। अब इसी चीज को मेंडल जो है और विस्तार पूर्वक समझाने के लिए और विस्तृत अध्ययन कराने के लिए 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र व्यूहन के नियम को समझाया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पीले बीज पत्र वाले गोल बीज, यहाँ पर देखिए येलो राउंड है, मतलब पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज, कहने का मतलब ग्रीन व्रिंकल, हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के साथ संकरण प्रयोग कराए और पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के लिए संकेताक्षर के रूप में जो है कैपिटल वाई तथा कैपिटल आर का उपयोग किए। कैपिटल वाई जो है पीले बीज पत्र से है और कैपिटल आर जो है गोल बीज से है। और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के लिए इन्होंने स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर जैसे संकेताक्षरों का प्रयोग किया और इनके बीच जब संकरण प्रयोग कराया तो F1 पीढ़ी में जो है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर तथा स्मॉल आर, कहने का मतलब है कि हेट्रोजाइगोट प्राप्त होते हैं, अर्थात विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ
मेंडल के इस प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी में देखे थे कि जब जो है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण प्रयोग कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे होते हैं। कहने का मतलब है इस कैपिटल टी जो है यहाँ पर प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई देती है। तो ठीक इसी तरह से जब कैपिटल आर वाई तथा जब कैपिटल वाई तथा कैपिटल आर, जिसे जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज हैं, और जो स्मॉल वाई स्मॉल आर जो हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज हैं, जब इनका जो है क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में इनको जो है प्रभावी लक्षण के रूप में येलो राउंड मिलते हैं। कहने का मतलब है पीले बीज पत्र वाले संकर बीज मिलते हैं, हेट्रोजाइगोट मिलते हैं, विषम युग्मजी मिलते हैं। अब इस प्रकार F1 पीढ़ी में यहाँ पर जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसी हेट्रोजाइगोट का अर्थात इसी विषम युग्मजी का जब इसी विषम युग्मजी के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, जैसे यहाँ पर है, जब जो है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी का संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, तो ये यहाँ तक मिल जाती है। अब इसके बाद इसी संकर लंबे पौधे आपके हेट्रोजाइगोट हैं, विषम युग्मजी हैं, तो इस समान विषम युग्मजी के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में कुछ इस तरह से मिलता है जो पृथक्करण के नियम को समझाता है। तो ठीक इसी तरह से अब यहाँ तक तो एक गुण संकर प्रयोग था, अब द्वि गुण संकर प्रयोग में भी तो वही चलेगा। तो यहाँ तक की जो क्रिया है प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम मिल जाती है। इसके बाद पृथक्करण के नियम के लिए जो यहाँ पर येलो राउंड अर्थात पीले बीज पत्र वाले गोल बीज संकर में प्राप्त हुए, हेट्रोजाइगोट में प्राप्त हुए हैं, कहने का मतलब है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो विषम युग्मजी प्राप्त है, इसी विषम युग्मजी का जब इसी विषम युग्मजी के साथ समान विषम युग्मजी के साथ दूसरी पीढ़ी के लिए क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में कुल 4 प्रकार के इस तरह से जो कारक मिलते हैं, इस तरह से संतानी पीढ़ी मिलती है। तो जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर के 4 इस तरह से जो है 4 संतानी पीढ़ी मिलती है। अब जो है मेंडल इसी चीज को और विस्तृत समझने के लिए मेंडल इन्हीं चारों संतानी पीढ़ियों का इन्हीं के साथ एक को मेल और दूसरे को फीमेल मान करके पुनेट चेकर बोर्ड पर रख करके इनका जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से इधर है चारों संतत पीढ़ियां, इसी समान संतत पीढ़ियों को इधर भी रख दिया गया है। इधर ये को जो है मेल मान लिया गया और इसको जो है फीमेल मान लिया गया। अब जब जो है इनका क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर और इसका कैपिटल वाई और कैपिटल आर का जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर इस तरह से जो है संतत कोशिकाएं मिलती हैं। अब फिर इसका जो है इसमें कराएंगे, जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है। अब जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाता है। अब फिर जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है। अब दूसरे के लिए अब इसका इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें तो फिर इसका इसमें, तो इतना मिल जाएगा। अब इसके लिए इसका इसमें कराएंगे तो यह मिलेगा, इसका इसमें कराएंगे तो यह मिल जाएगा, इसका इसमें कराएंगे तो ये मिलेगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो यह मिलेगा। अब इसी तरह से जब इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो यह मिलता है, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो ये मिलेगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराते हैं तो यह मिलता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार दूसरी पीढ़ी में क्या मिलता है कि वे सभी लक्षण जो है अपने आप पृथक हो जाते हैं, स्वतः अलग हो जाते हैं, जो F1 पीढ़ी में पूरा का पूरा गायब थे, स्वतंत्र रूप से आ जाते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्र रूप से लक्षणों का आ जाना मेंडल के स्वतंत्र विवहन का नियम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था,
यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 8 और एक यहाँ पर जो है 9, यहाँ है ये नहीं, ये 9। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये सब येलो राउंड वाले हैं। पीले बीज पत्र वाले गोल बीज की संख्या जो है यहाँ पर येलो राउंड में यहाँ पर 9 मिल जाती है। और ग्रीन राउंड को देखें, हरे बीज पत्र वाले गोल बीज को देखें तो हरे बीज पत्र वाले गोल बीज भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हरे बीज पत्र वाले गोल बीज जिसको उन्होंने अपने आनुवांशिकता प्रयोग के लिए लिया ही नहीं था, मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में स्वतंत्र विवहन को समझाने के लिए दो विपरीत गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए, बीज का चुनाव किए, जिसमें उन्होंने पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को लिए। लेकिन इनको F2 पीढ़ी में वे लक्षण भी मिलते हैं जो उन्होंने अपनी आनुवांशिकता प्रयोग में नहीं लिए। तो ये है एक ग्रीन राउंड, मतलब पीले मतलब हरे बीज पत्र वाले गोल बीज। हरे बीज पत्र वाले गोल बीज की संख्या इस प्रकार 3 मिल जाती है। और आगे देखें तो येलो ब्रिंकल भी इन्होंने नहीं लिया था, मतलब पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज। तो येलो ब्रिंकल को देखेंगे तो ये भी 3 मिल जाएंगे, एक यहाँ एक और ये 2 और यहाँ पर एक 3। तो इस येलो ब्रिंकल यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार हरे बीज पत्र वाले गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में नहीं लिए थे, जो इनको एक नए जो है लक्षण के रूप में मिलते हैं। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में पूरा का पूरा गायब थे, उस मेंडल के स्वतंत्र विवहन नियम से F2 पीढ़ी में अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, जो ग्रीन व्रिंकल के रूप में है। हरे झुर्रीदार बीज जो यहाँ पर लिए गए थे वे 1 के अनुपात में आ जाते हैं, जो ए है यहाँ पर। तो इस प्रकार स्वतंत्र विवहन का जो नियम होता है, इसमें प्राप्त लक्षणों का जो अनुपात होता है वह 9:3:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मेंडल के आनुवांशिकता का नियम जो होता है वह प्रभाविता तथा प्रभाविता के नियम के रूप में, पृथक्करण के नियम के रूप में, स्वतंत्र विवहन के नियम के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मेंडल अपने आनुवांशिकता को समझाने के लिए दिए थे। तो इस प्रकार मेंडल के तीनों नियम, प्रभाविता तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विवहन का नियम हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए आप अपने चैनल अजय बायो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोई नया कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। धन्यवाद।